हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेआईबी सीआईबी वाला पर। शाम के 6 बज चुके हैं और मैं भास्कर मिश्रा आपके लिए जेआईबी पेपर 4 रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट से संबंधित एक बहुत ही जबरदस्त एमसीक्यू सीरीज लेकर हाजिर हूँ। ये क्लास आपकी बैंकर्स बूस्टर 50 डेज एमसीक्यू सीरीज है, जिसके तहत आज हम 19th सेशन लेकर हाजिर हैं। इस एक सेशन के अंतर्गत सभी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल से जुड़े हुए एमसीक्यू आपके सामने रखे जाते हैं। आप इन एमसीक्यू सेशन का हिस्सा बनिए, अपने आप को टेस्ट करिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी बेफिक्र होकर सेशंस का हिस्सा बनकर अपने सवालों को पूछिए। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज क्लास 19th है और इस क्लास के तहत आप अपने सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं जुड़कर। आपके 16 नवंबर 2025 को आपका एग्जाम शेड्यूल्ड है और इस पेपर में आपको अच्छा खासा गैप भी मिला हुआ है। पेपर 4 जो है आपका आरबीडब्ल्यूएम, उससे संबंधित ये 4 मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल एबीसीडी, और इन्हीं से संबंधित एमसीक्यूज आपके लिए यहां पर रखे जा रहे हैं। पहला सवाल सीधा मॉड्यूल डी से संबंधित। इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो इंश्योरेंस पॉलिसीज देश में अगर हम बात करें, देश में इंश्योरेंस सेक्टर लगातार पांव पसार रहा है। एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है। फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो सरकार का लक्ष्य भी है इंश्योरेंस फॉर ऑल टिल 2047। 2047 तक सरकार इंश्योरेंस, हर एक आदमी को इंश्योरेंस से जोड़ना चाहती है। ये सरकार का लक्ष्य है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 3 ब्रॉड कैटेगरी, जो बड़ी कैटेगरीज हैं इंश्योरेंस से संबंधित। देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। तीसरा है असेट इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये 2 ऑप्शन एकदम क्लियर हैं। और लेकिन जब तीसरे की बात करते हैं तो वो असेट इंश्योरेंस है, बिजनेस इंश्योरेंस है, ट्रैवल इंश्योरेंस है या फिर होम इंश्योरेंस है। तो यहां पर हम एक तरह से कंबाइन करके इसे असेट इंश्योरेंस की कैटेगरी में रखते हैं। तो ए ऑप्शन यहां पर आपका एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज द ए ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन का सही जवाब है ए ऑप्शन। दूसरा सवाल आपका यहां पर है व्हाइट लेवल एटीएम से। ये जो एमसीक्यू है ये मॉड्यूल सी से संबंधित है। किससे जुड़ा हुआ है? ये मॉड्यूल सी से संबंधित है। और यहां पर सवाल जो है वो पूछा जा रहा है आपसे कि व्हाइट लेवल एटीएम जो है इन्हें किसके द्वारा सेटअप किया जा सकता है? डब्ल्यूएलए को कौन सेटअप कर सकता है देश में? तो देखिए, व्हाइट लेवल एटीएम हमारे देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन के टारगेट को अचीव करने के नजरिए से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ऑथोराइज किए जाते हैं। और इनको देश में किसी बैंक के द्वारा नहीं बल्कि नॉन बैंकिंग एंटिटीज के द्वारा सेटअप किए जाते हैं। तो ओनली नॉन बैंकिंग एंटिटीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया अंडर द कंपनी एक्ट 1956 और 2013, है ना, या फिर 2013, इसके तहत व्हाइट लेवल एटीएम सेटअप किए जा सकते हैं। अब डब्ल्यूएलए जो है, व्हाइट लेवल एटीएम जो है, इनको ऑथोराइज कौन करता है? इनको ऑथोराइज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। आरबीआई इनको ऑथोराइज करता है और जिस एक्ट के तहत करता है वो है एक्ट पीएसएस एक्ट 2007। पीएसएस एक्ट 2007 के तहत इन्हें ऑथोराइज किया जाता है। ठीक है, व्हाइट लेवल एटीएम को ऑथोराइज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देश का पहला व्हाइट लेवल एटीएम जो है, फर्स्ट डब्ल्यूएलए, वो इंडिकैट्स था। और इस क्षेत्र में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो 100% है। कितना परसेंट है? 100% है। मतलब हम चाहते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा कंपनियां इस क्षेत्र में काम करें, जैसे कि जो हमारा लक्ष्य है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, वो जल्दी अचीव हो जाए। तीसरा सवाल बहुत ही प्यारा है और ये भी मॉड्यूल सी से जुड़ा हुआ है और यहां पर बातें की जा रही हैं बीसीएसबीआई से संबंधित। बीसीएसबीआई यानी कि बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। और इन कोड्स की जब हम चर्चा करते हैं तो ये बैंकिंग सर्विसेज को और बेहतर बनाने के नजरिए से और कस्टमर्स के लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड्स को सेट करने के नजरिए से शुरू की गई थी, तैयार की गई थी, लॉन्च की गई थी। 2006 में एक तरह से इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहां पर जो 2 कोड्स, इंपॉर्टेंट कोड्स थे, उनके बारे में पूछा जा रहा है। एक तो कस्टमर के लिए थे और एक एमएसएमई सेक्टर के लिए थे। आपको ऐसी ही चीजों को याद रखना पड़ेगा। तो कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कॉर्पोरेशंस एंड एमएसएमई, नहीं, ये सही जवाब नहीं है। कोड ऑफ कमिटमेंट टू एनआरआईज एंड कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर्स। देखिए, कस्टमर तो सही है बट कस्टमर के अंतर्गत ही एनआरआई भी आते हैं, लेकिन ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर्स एंड कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कॉर्पोरेशंस।
तो इसका मतलब डी ऑप्शन सही है। कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर्स एंड कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। चौथा सवाल, फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज पारा बैंकिंग। देखिए, दिमाग में बस कॉन्सेप्ट और कीवर्ड रखिए, चीजें क्लियर होती जाएंगी। पैरा बैंकिंग का मतलब बैंकों के द्वारा जब थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को सेल किया जाए, क्रॉस सेल किया जाए, ठीक है, उस फंक्शन को, उस प्रोसेस को हम पैरा बैंकिंग बोलते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स बाय रिटेल बैंक्स। देखिए, पहले ऑप्शन में ही वो आपको जानकारी दिख जा रही है, फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको जानकारी दिख जा रही है। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर एक बहुत ही इफेक्टिव बैच आपके जीआईबी एग्जाम से संबंधित, वो है एमसीक्यू बैच। खास इसलिए है क्योंकि इस एमसीक्यू बैच के साथ आपको फ्री जैप आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत कॉन्सेप्ट भी कवर किए जा रहे हैं और एमसीक्यूज भी कवर किए जाएंगे। ठीक है साथियों, अब पांचवा सवाल आपके सामने है और एक प्लेटफॉर्म है, मॉड्यूल डी से जुड़ा हुआ सवाल ये भी है, और प्लेटफॉर्म है ट्रेड्स। ठीक है, ये जो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है, इसकी खासियत क्या है, इसकी खूबी क्या है। ठीक, द एडवांटेज ऑफ एम्प्लॉइंग ट्रेड्स आर बीइंग sought after by a business owner. What is the trades platform main benefit? इसका मेन बेनिफिट क्या है। देखिए, जब हम बात करते हैं एमएसएमई सेक्टर की, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, ये एक ऐसा सेक्टर है कि भाई आप चीजों को मैन्युफैक्चर करोगे, सप्लाई करोगे, सप्लाई करने के बाद जो आपको, ये क्या है, ये कस्टमर है, ये क्लाइंट है मान लीजिए, ठीक है, और ये एमएसएमई कंपनी है, ये एमएसएमई कंपनी है। आपने प्रोडक्शन किया, उसमें भी पैसा लगता है, सप्लाई किया, उसमें भी पैसा लगता है, डिलीवर हो गया, लेकिन जो फंड यहां से रिलीज किए जाएंगे, इसमें समय लगता है, इट विल टेक टाइम। तो यहां से फंड आपको रिलीज नहीं किए गए, बट आपके पास क्या है, बिल्स आपको रिसीव, बिल्स हैं ऐसे समय। इन बिल्स को क्या किया जा सकता है, इस ट्रेड प्लेटफॉर्म जो है इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, यहां पर इसे एक तरह से डिस्काउंट कराया जा सकता है और अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज किया जा सकता है, अरेंज किया जा सकता है, रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है। तो फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड नहीं, प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म लोन्स, लोन नहीं, डिस्काउंटिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स यहां पर अच्छे तरीके से होता है, और जो एमएसएमईज हैं या फिर जो बिजनेस ओनर्स होते हैं उनके लिए चीजें यहां पर थोड़ी सी किफायती हो जाती हैं। छठा क्वेश्चन आपके सामने, सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अ स्टैंड अलोन मॉडल ओवर अ सेंट्रलाइज्ड मॉडल। अब देखिए, यहां पर हम बात कर रहे हैं लोन प्रोसेसिंग की, लोन प्रोसेसिंग, लोन प्रोसेसिंग सेंटर। लोन प्रोसेसिंग सेंटर की जब बात की जाती है तो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सेंट्रलाइज्ड, देखिए जहां पर कस्टमर के साथ डायरेक्ट कोई डीलिंग नहीं है, सेंट्रलाइज्ड बोलते हैं उसे, कुछ सेट ऑफ रूल्स तैयार किए गए हैं और उसी के आधार पर यहां पर लोन प्रोसेसिंग होती है, यस और नो। दूसरा होता है स्टैंड अलोन सिस्टम। स्टैंड अलोन सिस्टम का मतलब है कि यहां पर ब्रांच के माध्यम से, इसके माध्यम से, ब्रांच के माध्यम से चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है। और यहां पर क्या, यहां पर लोन हब्स जो होते हैं, लोन सेंटर जो होते हैं, उनके माध्यम से काम होता है। तो एडवांटेज पूछा जा रहा है स्टैंड अलोन। देखिए, ब्रांच के माध्यम से लोन प्रोसेसिंग अगर हो रही है तो यहां पर जो बैंकर है वो कस्टमर को, उसकी नीड्स को, उसकी रिक्वायरमेंट को आसानी से समझ सकता है, समझने बूझने के बाद वो उस लोन को प्रोसेस करता है। मतलब यहां पर इंटरेक्शन बेहतर होता है कस्टमर के साथ और उसकी बातों को, उसकी जरूरतों को हम समझ सकते हैं। ठीक है, अलाउज फॉर स्टैंडर्डाइज अप्रोच नहीं, स्टैंड अलोन में स्टैंडर्डाइज अप्रोच नहीं होता है। ठीक है जी, ये स्टैंडर्डाइज अप्रोच जो है ये सेंट्रलाइज्ड मॉडल में होता है। ठीक है, इट एनेबल्स एक्सक्लूसिव एंड प्रोफेशनल प्रोसेसिंग, ये भी आपका सेंट्रलाइज्ड लोन प्रोसेसिंग मॉडल के अंतर्गत ही होता है। देयर इज नो एडवांटेज, ये गलत ऑप्शन है। इट प्रोवाइड्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, तो कस्टमर की नीड को, रिक्वायरमेंट्स को हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेवंथ क्वेश्चन आपके सामने,
व्हाट इज द इक्वेशन यूज्ड टू डिटरमाइन ऑपरेशनल प्रॉफिट। जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली बनते हैं, न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं और कॉन्सेप्चुअल यानी कि लॉजिकल क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर वही एक लॉजिकल क्वेश्चन है कि ऑपरेशन प्रॉफिट क्या होता है। तो ऑपरेशन प्रॉफिट से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट को समझ लीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, कंपनी की जो भी टोटल सेल है या रेवेन्यू है ना, उसमें से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देते हैं। अब आपके पास क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया ओवरऑल, है ना। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इसी ग्रॉस प्रॉफिट का इस्तेमाल किया जाता है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं उसको माइनस कर दिया जाता है। तो ये क्या होता है, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नहीं, ये तो आपका क्या है, ये जीपी हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका एकदम परफेक्ट है। ठीक है, हमें जैसे ही आंसर मिला हम आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्या है, ये है आपका 9वां सवाल है, 10वां सवाल, ये 8वां सवाल, 8th क्वेश्चन आपके सामने। बहुत ही अच्छा सवाल है। यहां पर पूछा जा रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वो कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है रिटेल बैंकिंग और कॉर्पोरेट बैंकिंग के बीच में। तो वो कौन सा ऑप्शन है जो कि सही तरीके से डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है रिटेल बैंकिंग और कॉर्पोरेट बैंकिंग के बीच में, उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट डिफरेंशिएटिंग करेक्टली बिटवीन रिटेल बैंकिंग एंड होलसेल बैंकिंग और कॉर्पोरेट बैंकिंग। तो पहला ऑप्शन हम पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑप्शन यहां पर हम रीड कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन, रिटेल बैंकिंग प्राइमरीली फोकसेस ऑन सर्विंग इंडिविजुअल कस्टमर, ठीक है, वेयर एज कॉर्पोरेट बैंकिंग प्राइमरी कैटर्स टू कॉर्पोरेट क्लाइंट। देखिए रिटेल बैंकिंग जो है ये इंडिविजुअल कस्टमर को फोकस कर रहा है, जबकि कॉर्पोरेट बैंकिंग जो है ये कॉर्पोरेट क्लाइंट को फोकस कर रहा है। ऑप्शन तो एकदम सही है पहला, इसमें कोई गलती नहीं है। यहां पर पूछा गया कौन सा ऑप्शन गलत है। रिटेल बैंकिंग ऑपरेट्स एज अ मास मार्केट, बिल्कुल भाई, रिटेल बैंकिंग मास मार्केट, एक बड़ी कस्टमर बेस को ये सर्व करता है, सही जवाब है। जबकि होलसेल बैंकिंग या कॉर्पोरेट बैंकिंग जो होता है वो कंपैरेटिवली स्मॉलर सेगमेंट को, बिजनेस कॉर्पोरेट क्लाइंट को सर्व करता है। ये भी ऑप्शन सही है, इसमें गलती नहीं है। रिटेल बैंकिंग फॉलोज B2B अप्रोच। देखिए B2B अप्रोच जो होता है ये कॉर्पोरेट बैंकिंग में होता है। कहां पर होता है, कॉर्पोरेट बैंकिंग में होता है। तो समझिएगा, बैंक क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, उन लोग के साथ बिजनेस कर रहा है जो खुद बिजनेस में इन्वॉल्व है, कॉर्पोरेट्स। तो रिटेल बैंकिंग B2B नहीं है, रिटेल बैंकिंग क्या है, B2C अप्रोच है, ये रिटेल बैंकिंग। तो ये ऑप्शन यहां पर गड़बड़ है, उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया। इस ऑप्शन में चीजों को गलत बताया हुआ, रिवर्स ऑर्डर में बताया हुआ है। इन रिटेल बैंकिंग लोन्स टिपिकली हैव स्मॉलर टिकट साइज स्मॉलर होता है, ठीक है जी। और कॉर्पोरेट बैंकिंग में लोन जो है हैव हायर टिकट साइज, बिल्कुल सही जवाब है। बी, फोर्थ ऑप्शन भी आपका एकदम सही, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन यहां पर गड़बड़ है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाते हैं। 9वां सवाल है आपके सामने, 9th क्वेश्चन, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में की डिफरेंसेस के बारे में आपको जानकारी देनी है। प्रॉफिटेबिलिटी इज द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड। भाई ऐसा नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी तो एक रिलेटिव वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है, ये एक रिलेटिव वैल्यू होती है और ये क्या बताती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस की एफिशिएंसी के बारे में जानकारी देती है, ठीक है। तो गलत है। प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स द एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी क्या मेजर कर रही है, एफिशिएंसी मेजर कर रही है। और प्रॉफिट क्या बता रहा है, रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल गेन। बी ऑप्शन यहां पर एकदम दुरुस्त है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है साथियों। और 10वां सवाल आपके सामने है साथियों यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिफाइड एज ए नॉन इंटरेस्ट इनकम। इनकम लेकिन नॉन इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम क्या है, जैसे बैंक ने लोन दिया उस पर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। यहां पर बात की जा रही है नॉन इंटरेस्ट इनकम, जैसे कमीशन, फी, प्रोसेसिंग फी, ठीक है, इस प्रकार की चीजें। तो कमीशन इनकम सही बात है, सर्विस चार्जेस एंड फी ये भी सही बात है, गारंटीड फीस ये भी सही है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सारे हैं नॉन इंटरेस्ट इनकम के दायरे में ही आते हैं। तो अब बात कर रहे हैं हम लोग जेआईबी एग्जाम, जो कि 2 नवंबर से शुरू हो रहे हैं और इस नजरिए से आपको जरूरत है कैसे महापैक की, जिसके तहत आप जुड़ें और एक बार में सारे पेपर क्लियर करें। और ये सुविधा आपको मिलती है
जीआईबी महापैक के अंतर्गत, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको 15 प्लस बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। उसमें आप फाउंडेशन बैच कवर करते हैं, एमसीक्यू बैच कवर करते हैं, एमसीक्यू प्लस केस स्टडी बैच कवर करते हैं, ये सारे बैचेस कवर होते हैं इसके अंतर्गत आप, ठीक है। तो 3 वैलिडिटीज में उपलब्ध है। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपके लिए 2799 में उपलब्ध है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपके लिए 3999 में, एंड 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपके लिए 5999 में उपलब्ध है साथियों। मॉड्यूल वाइज डीपीपी मिलती है, क्विजेस मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं, यू विल गेट एवरीथिंग देयर। ऑफिसर जैब फाउंडेशन बैच पूरी तरह से कॉन्सेप्ट पर आधारित है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर तो आपका पेपर क्लियर, ठीक है। आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं मात्र 1999 में। अगर आपने महापैक ले रखा है तो आपको इस बैच की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये सारे बैचेस आपको महापैक के अंतर्गत कवर कर दिए जाते हैं। अब बात करते हैं जीआईबी एमसीक्यू बैच, जिसके बारे में पहले बता चुका हूं। एमसीक्यू बैच के साथ में आपको फाउंडेशन बैच फ्री मिल जा रहा है 2499 में। कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू एक साथ मिल रहे हैं, बहुत ही इफेक्टिव बैच है। इंडिविजुअल बैचेस अगर रुके हुए हैं तो इंडिविजुअल बैचेस का हिस्सा बनिए। मात्र 799 में इंडिविजुअल बैचेस के साथ जुड़कर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। बुक्स हर एग्जाम में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जीआईबी एग्जाम की बात करें तो जीआईबी एग्जाम के लिए जीआईबी बैंकर्स ए सेट ऑफ 4 बुक्स बहुत ही इफेक्टिव है। क्वालिटी कंटेंट, माइंड मैपिंग टेक्निक्स, आसान भाषा में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल्स, केस स्टडीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर कवर होते हैं मात्र 1224 में। आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। इंडिविजुअल बुक्स भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर टेलीग्राम चैनल, जिससे जुड़कर आप अपने सवालों को हमसे पूछ सकते हैं। वह है GIB_CIB बाई भास्कर सर। इसके साथ जुड़ जाइए। कोई डाउट, कोई क्वेरी, बेफिक्र होकर अपने सवालों को पूछिए। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। मुलाकात होगी आपसे फिर कल के दिन सेम टाइम पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।